सौदा सौदा में आप सबका स्वागत है और भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी। उससे पहले एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप जैन, हेमंत ठुकराल, मयूरेश जोशी, राकेश बंसल। ठुकराल साहब, आपकी कुछ ट्रेडिंग कॉल्स में देख रहा हूं, सबसे पहले उस लिस्ट में ऊपर है कैस्ट्रॉल, बताइए इसके बारे में। हाँ अनिल जी, कल इस स्टॉक ने रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखा है, एडिशन इनफैक्ट 37% OI एडिशन देखा और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हुआ है और क्लियरली कल स्टॉक 405 के ऊपर सस्टेन कर पाया, जो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस भी था टेक्निकली। तो व्हाट वी फील इज कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 429 430 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां तक स्टॉक जाना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस रखना है 401 का, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब अगर 401 के नीचे नहीं जाता है तो ये टारगेट बहुत इजीली पॉसिबल है इन नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो कैस्ट्रॉल पर नजर होनी चाहिए। कल राकेश भी इस शेयर पर काफी बुलिश थे। जब दोपहर में राकेश आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि यहां पर और तेजी देखने को मिल सकती है और आपके बोलने के बाद ये बढ़ा भी है। इसके अलावा राकेश, आपकी पिक्स कौन सी हैं आज के लिए, बताइए। बाय कॉल रहेगा सीमेंस में, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में 1130 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में मुझे लगता है 1250 एक इमीडिएट टारगेट है। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा LNT पर। LNT में काफी समय पहले ब्रेकआउट हुआ था बट स्टॉक चल नहीं रहा है। 1240 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है। 1240 के स्टॉप लॉस से LNT को बाय करना चाहिए 1327 के टारगेट के लिए। अनिल, संदीप जैन बुलिश थे सीमेंस पर, राकेश बंसल बुलिश हैं सीमेंस पर और संदीप वागलेव जी भी बुलिश थे सीमेंस पर। तो ये कॉल है जो कंसेंसस कॉल के तौर पर निकल रहा है इस समय। और आज नतीजे आने वाले, नतीजे आ जाए। और पिछली बार सीमेंस ने अच्छे नतीजे दिए थे तो लोगों को लग रहा है कि इस बार भी नंबर अच्छे आने चाहिए और कल एक अच्छी रैली देखने को भी मिली। अब यही बड़ा सवाल तो ये कि नतीजे के बाद ये स्टॉक टिकना चाहिए, उसके बाद भी क्या ऊपरी स्तर पर रह पाएगा। तो ये राय हम थोड़ी देर में मयूरेश से लेंगे कि क्या सीमेंस में इन लेवल्स पर निवेश बनता है। उससे पहले आपको बता दूं कैसी शुरुआत होने वाली है भारतीय बाजारों की। उससे पहले एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर, और वो ये है कि एशियाई बाजारों में कमजोरी बढ़ रही है। अब आप देखिए 1.25 से 1.5% कमजोर हो गए निक्केई के बाजार, जापान के, हांगकांग में भी 1.25% के आसपास का नुकसान हो गया। ये बाहर के बाजार जो है ना, निक्केई 1%, 1.5% है हांगकांग, तो ये थोड़े थोड़े ज्यादा कमजोर होते दिख रहे हैं। शंघाई 1.5% चला गया, स्ट्रेट टाइम 1.25% नीचे, हांगकांग 1.5%, निक्केई 0.25% नीचे। तो ये सारे बाजार थोड़े ढीले हो रहे हैं। देखते हैं हम कितनी कमजोरी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आ चुकी है। ITC 10% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर, और टेक महिंद्रा 8%, कोटक महिंद्रा 6%। और ये सारे लेवल्स नहीं दिखेंगे आपको, और नहीं ये लेवल दिखेंगे जो डॉक्टर रेड्डीज दिखा रहा है शुरुआती कारोबार में 9% ऊपर और ल्यूपिन 5% ऊपर। लेकिन रुपए के लेवल्स एकदम परफेक्ट, सही और एक्चुअल, और वो है 66 रुपए 57 पैसे, 2 पैसे की मामूली सी कमजोरी, रुपए में 2 से 3 पैसे की कमजोरी। तो स्टेबल शुरुआत हुई है इस वक्त रुपए की, यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल, और आप देखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे दिए हैं, उन शेयरों पर नजर होनी चाहिए। तलवारकर फिटनेस 11% मजबूती के साथ दिखा रहा है, अच्छी नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान कंपोजिट जैसे स्टॉक्स भी हैं जो बहुत अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, 8 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गया है। MCX हालांकि कमजोरी के साथ आज खुलेगा, इसके नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, 4% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तलवारकर फिटनेस और नोसिल, इन दोनों के नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, और इस पर राय आपसे लेना चाहता हूं बंसल जी, कैसे लग रहे हैं इनके चार्ट्स, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आप तलवकर्स की बात करें तो टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। ओनली पॉजिटिव चीज ये लगती है कि स्टॉक ने 184 185 के अराउंड एक बॉटम लगाया हुआ है। लेवल्स की बात करें तो ऊपर में 204 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर स्टॉक 204 के ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, तब स्टॉक के अंदर 218 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर नोसिल की बात करें तो इधर टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। नीचे में 50 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस है, और इस स्टॉक में 58 59 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, 58 59 तक के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं। लेकिन जहां पर एक्शन हो सकता है JSPL और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, इस पर राय लेना चाहूंगा। खबरें ये आ रही, देखिए JSW एनर्जी और JSPL के बीच में जो डील हुई, जिसमें JSPL ने अपना 1000 मेगावाट का छत्तीसगढ़ का प्लांट बेचा, वो तो कुछ काम आया नहीं, शेयर चला ही नहीं, वापस नीचे आ गया। अब आज खबरें ये आ रही है हेमंत जी की कुछ और एसेट्स बेच सकते हैं कर्ज कम करने के लिए।
क्या कुछ मौका दिखता है खरीदारी करने का, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो हाल है कमोडिटीज का उसको देखते हुए शॉर्ट ही करें? देखिए, दो चीजें हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक एक बहुत अहम सपोर्ट के आसपास है, दैट इज 63-64। वो एक टेक्निकल बात हो गई, लेकिन जिस तरह से हर मेटल स्टॉक में कॉल राइटर्स नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, वो क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स को मेरे ख्याल रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जिंदल स्टील एंड पावर में मेरे ख्याल 70 अब बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस हो गया है। तो अगर आप न्यूज बेस्ड खेलना चाहते हैं तो 63 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं, बट ओवरऑल सेंटीमेंट वीक ही है। तो मेरे ख्याल से अगर न्यूज के अलावा मुझे इसमें कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा डेटा वाइज। तो डेटा वाइज कोई पॉजिटिव संकेत यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। अवॉइड करना चाहिए, स्टॉक को तेजी का ध्यान नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप देखिए, हम आपको कुछ देर पहले कह रहे थे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे आए हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू हम आपको सामने पेश करेंगे, और वक्त हो गया अब यही जानने का कि दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस, घरेलू ब्रोकरेजेस नतीजों के बाद अब क्या राय रख रहे हैं। डिम्पी बताइए, क्या कहना है हीरो मोटोकॉर्प पर, और आयशर के नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल, दोनों के नंबर्स आए और दोनों को लेकर अब ब्रोकरेज हाउसेस ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत बटी हुई सी दिख रही है। जैसे पहले आपको आयशर्स के नंबर अगर आप देखें तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि मैक्वारी की जो रिकमेंडेशन है वो साफ है कि इसमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग रखी जा सकती है। उनका कहना है कि जो अबीटा 75% की ग्रोथ के साथ आया है ये अच्छा है, बेहतर है और ये आगे भी मेंटेन रहेगा। रॉयल एनफील्ड की सेल्स ग्रोथ पे काफी बुलिश है और उनका ये भी मानना है कि जो CAGR है वो आने वाले दिनों में भी करीब 48% की ग्रोथ के साथ ही कंपनीज चलती हुई दिखेंगी। तो ये मैक्वारी की रिकमेंडेशन थी। CLSA ने भी रिपोर्ट की है आयशर को लेकर। उन्होंने कहा है कि टारगेट जो है इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं बढ़ाया, सिर्फ 350 रुपए की ही बढ़त यहाँ पे दिखाई है। उनका कहना है कि जो वोल्वो आयशर है उसने थोड़े से टारगेट को मिस कर दिया, एस्टिमेट से थोड़ा कमजोर रहा है। इसके अलावा उनका पैट और अबीटा पे भी एक कमेंट है कि आने वाले दिनों में करीब 7%, क्योंकि इस बार कम आया है तो आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। तो CLSA ने वार्निंग के साथ थोड़ा सा ये किया है, लेकिन टारगेट को इंप्रूव कर दिया। मॉर्गन स्टैनले की भी रिपोर्ट आई है आयशर पे। उन्होंने कहा है कि जो मार्जिन है वो 30% के रॉयल एनफील्ड पे आगे भी मेंटेन रह सकते हैं, जो इस बार भी अच्छे बने हुए हैं, और आने वाले दिनों में यानी कि 16-17 के अंदर भी ये मेंटेन आपको दिखेंगे। इसका उन्होंने टारगेट भी इंक्रीज किया है, 20,663 से सीधा 23,000 रुपए का टारगेट इन्होंने कर दिया है। आयशर पे ही क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आई है, जिनका कहना है कि अभी न्यूट्रल रेटिंग इसको रखा जाएगा। एक्सपोर्ट कंपनी आगे कैसे करती है इस पर काफी वॉच किया जाएगा, लेकिन हाँ फिलहाल इन्होंने भी टारगेट इसका इंप्रूव किया, वो 19,000 से बढ़ाकर सीधा 20,000 की कैटेगरी में ले आए। और इनका ये कहना है कि आगे चल के ये देखना होगा कि डिमांड अगले 3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर क्या यही पेस के साथ रहती है या फिर नहीं। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर भी क्रेडिट स्विस की ही रिपोर्ट है। उन्होंने न्यूट्रल कॉल जो रेटिंग थी इसकी अपनी एज मेंटेन रखी है और लक्ष्य 2590 का कर दिया है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है कि आगे वाले दिनों में हो सकता है जो अगली 6 माही यानी कि जब 6 महीने पूरे होंगे तब हो सकता है कि आगे चल के ग्रोथ, जो सेल्स की ग्रोथ है वो उसमें कुछ हद तक दबाव आता हुआ दिखे। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स लेकिन वो कह रहे हैं कि उम्मीद से काफी बेहतर आए और कमोडिटी के प्राइस आगे चल के अगर बढ़ते हैं तो Q2 के अंदर प्रेशर इनको देखने को मिल सकता है। इसके साथ इन्होंने रिपोर्ट दी है। CLSA की भी रिपोर्ट है हीरो मोटोकॉर्प पे। उन्होंने कहा है कि आप इस पे रिटेल सेल ही रखें और उनकी जो रेटिंग है सेल की वो बरकरार है, 2300 का टारगेट है। उनका कहना है कि आगे चल के जो कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे उससे आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। निमोरा ने डाउनग्रेड से रेटिंग इसके न्यूट्रल कर दिया है और 2906 का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि 9% की जो ग्रोथ है वो आगे थोड़ा मुश्किल है वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रखना। और ये भी उन्होंने कहा है कि आगे चल के रिवाइवल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण पेनिट्रेशन से ही होगा, जो कि अगली 6 माही में नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसके देखने। और साथ ही डॉच बैंक की भी रिपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प पे उन्होंने कहा है कि 3250 का टारगेट रखें। इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही कि मार्जिन्स आगे चल के थोड़े प्रेशर में रहेंगे। ठीक बात है। ये तमाम रिपोर्ट्स इन शेयरों पर, लेकिन देख लेते हैं हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स जो 2020 का मैच हर रोज खेलते, आज उनकी रिकमेंडेशंस का है 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। JM फाइनेंशियल्स, DHFL, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिस पर नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने माफ कीजिएगा RBI ने कल ड्राफ्ट गाइडलाइंस पेश करी हैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। दोनों ही दावेदार हैं, TVG और गीतांजलि जेम्स। अक्षय तृतीया है क्योंकि सोमवार को उससे पहले यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ITC के लिए खराब खबर आई है और डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। कल वर्कर्स फिटनेस को बेहतरीन नंबर इसने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। स्टिक और फैक्ट 2 फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी नजर रखिए। प्री मानसून चावल
देश के अन्य कई भागों में देखने को मिल रहे हैं और अच्छे मानसून के एक्सपेक्टेशंस के चलते यहां पर तेजी बन सकती है। और फ्री हिट का दर्जा दिया है इंडिया ग्लाइकॉल को, सीधा प्ले बन रहा है ये इथेनॉल का। अब जिस तरह से नया प्लांट इन्होंने अपना शुरू किया है इथेनॉल का, और प्राज पर भी नजर रखी, ये भी एक प्ले है इथेनॉल का। तो एग्रीकल्चर फोकस सेकंड हाफ में देखने को मिला है मेरी टीम में। 10 के 10 शेयर देखिए सबने एक ही सेल उतारा है कावेरी सीड्स, क्योंकि इनके खिलाफ अब मामला जाते हुए दिख रहा है। एक कर्नाटक हाई कोर्ट से इनको जो स्टे ऑर्डर लगा था कि सरकार दाम नहीं तय करेगी, वो अब हट गया है, तो सरकार ही अब दाम तय करेगी सीड के। इसके अलावा अगर आप देखें जो बाय कॉल है उसमें ग्लेनमार्क है, काफी शानदार रिजल्ट इसके आएंगे और इस पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अंदर नोसिल पे भी आपको ध्यान रखना है, इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पे आप नजर रखें, सरकार को उन्होंने 9 करोड़ से ज्यादा प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए हैं, जो कि 77 रुपए के ऊपर के रेट के है, तो इसका फायदा इसको मिलेगा। सीएमपी अभी कम है। इसके अलावा विप्रो पे आप नजर रखें, एक ऑर्डर इनको मिला है थेम से। और इसके अलावा स्पाइस जेट और जेट एयरवेज पे आप नजर रखें, क्योंकि भारत में डोमेस्टिक ग्रोथ एयर ट्रैफिक की काफी शानदार, इसने अमेरिका को भी हरा दिया। इसके अलावा त्रिवेणी और साथ ही उगार शुगर पे आप शुगर के तौर पर नजर रख सकते हैं। सरकार से कहा गया है कि 5 लाख की जो लिमिट है स्टॉक होल्डिंग की, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, कल का और आज भी कंटिन्यू होता दिखेगा। फ्री हिट के तौर पर आप जिस पर नजर रखेंगे तमिलनाडु पेट्रो, इसके घाटे से मुनाफे में आने के पूरे इस बार चांसेस हैं, क्योंकि पेट्रोकेमिकल डिवीजन के अंदर मार्जिन्स काफी अच्छे रहे हैं। चलिए, तो इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज अच्छा एक्शन इनमें देखने को मिल सकता है, मुनाफा कमाने का दमखम ये शेयर रखते हैं। लेकिन आप इस समय देखिए करीब करीब सुस्त शुरुआत होने का मन बन रहा है। 7717 के आसपास शुरुआत होगी। निफ्टी की 17 अंक की कमजोरी के साथ 40 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स शुरुआत करने वाला है। लेकिन एक्शन नतीजों के दम पर कई शेयरों में देखने को मिलेगा। तलवर्कर्स देखिए, और IIFL होल्डिंग के नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद अच्छे आए, नोसिल के नंबर्स अच्छे आए, इन शेयरों पर नजर रहने वाली है। और MCX ने जिस तरह से कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, ये शेयर 4.5% नीचे खुलने की तैयारी में। जी शिपिंग भी नीचे खुलने की तैयारी में इस समय नजर आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलने वाला है अनिल आज। बिल्कुल, और नंबर्स के दम पर ही ये एक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय एयरटेल, इस स्टॉक पर राय ली जाए, एक चार्ट देखकर फटाफट बताएं राकेश, क्या खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि खबरें ये आ रही कि अफ्रीका के कारोबार में कुछ और एसेट्स ये बेचने की योजना बना रहे हैं। कॉन्गो करके एक देश है, वहां पर इनके पास कुछ टावर्स है। स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में टॉप गेनर दिख रहा है निफ्टी में मुझे 0.1% की मजबूती के साथ। क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है। नीचे में 352 एक इमीडिएट सपोर्ट है। कोई बाइंग करना चाहे तो 352 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर टेक्निकली देखें तो 370 तक की रैली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। चलिए, कल हमने देखा था थोड़ा कमजोरी भरा एक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन 950 टावर बेचेगा ये रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में हीलियस नाम की कंपनी को। तो इस शेयर पर आज नजर होनी चाहिए आपकी जरूर। लेकिन आप देखिए, हीरो मोटोकॉर्प 1/4% मजबूती के साथ खुलने की इस समय तैयारी करता हुआ दिख रहा है। SBI जैसे शेयर भी थोड़ा सा मजबूत खुलने की तैयारी कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन एक सेक्टर और एक शेयर जो सबसे ज्यादा कमजोर खुलेगा वो है ITC का, 1.5% नरमी के साथ खुलेगा। और हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि यहाँ खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मेटल शेयरों पर अब क्या राय निकल कर आ रही है ठुकराल साहब? मेटल शेयरों ने काफी कमजोर प्रदर्शन दिखाया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद। अब क्या व्यू बन रहा है? कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? देखिए, जैसे मैंने अभी भी कहा, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा और अभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर है, तो वो थोड़ा सा अभी भी वर्कआउट करेगा। जैसे टाटा स्टील मुझे ऐसे लगता है 325 तक आ सकता है। आपका वेदांता है जिसको मुझे लगता है 98, 99 पे आके सपोर्ट मिलेगा। ओके। तो और JSPL की अभी बात हो रही थी 62, 63। अब बहुत अहम सपोर्ट के पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल 1-2 सेशंस का और पेन देखने को मिल सकता है। और ये देखिए, इंटरेस्टिंग रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की ITC पर। जो पोल, क्विक पोल, ऑनलाइन पोल जिसे कह सकते हैं, राकेश सेल करें, संदीप सेल करें, संदीप जैन भी सेल करें, और मयूरेश करें कि अवॉइड करें। और कोई बड़ी बात नहीं है हेमंत, फिर ऐसे में अगर निफ्टी पर टॉप लूजर 1.5% नीचे आए से ITC का स्टॉक खुलता है, तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय का दम देखिए आप। बिल्कुल, और ये बड़ा हैवी वेट है। देखिए, जिस तरह से कल आधी बाजार की तेजी के पीछे HDFC जिम्मेदार था, आज बाजार की आधी कमजोरी का एक शेयर अगर जिम्मेदार हो सकता है तो वो ITC हो सकता है। तो खुलते ही आपको बताएंगे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये स्टॉक। फिलहाल ये था वो डिपस्टिक सर्वे जिसे हम कहते हैं, जो हमने कुछ देर पहले किया था। बड़ी मुश्किल की बात है इस कंपनी के लिए। आप देखिए, और आप कुछ दिनों पहले FDI
एफडीआई से रिलेटेड खबरें भी आ रही थी, देखिए वो भी नेगेटिव थी कि सरकार यहाँ पर जो इनके अलग अलग डिविजन्स में एफडीआई आता है वो भी रोकने की बात कर रही है। तो सिगरेट के अगेंस्ट सरकार जाती हुई दिख रही है। खबर तो आने वाली है नहीं यहाँ पर। जी हाँ, सरकार ही जब देखिए जूलरी कंपनियों के पीछे लगी हुई है, सिगरेट कंपनियों के पीछे लगी हुई है, तो दिक्कत की बात है। एक चीज और हेमंत में देख रहा था अभी जो दर्शकों को बताना जरूरी है, और वो है शुरुआत में आपको हम जब ग्लोबल मार्केट डिस्कस कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि देखो चीन पे नजर रखिए, करेंसी फिक्स होने वाली है। अब आप देखिए चीन के बाजार 0.25% कमजोर हो गए हैं। हालांकि एक अच्छी बात हमारे लिए है कि हम चीन के बाजार पर डायरेक्टली आजकल रिएक्शन देना हमने बंद कर दिया, जापान पर देना शुरू किया। हाँ, तो जब तक बहुत ज्यादा न गिरे घबराने, लेकिन नजर रखना जरूरी है क्योंकि 0.2% गिरा है। अब थोड़ा और बढ़ा जाए तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो चीन पे नजर रखिए। हांगकांग 1.25% नीचे। सबसे बढ़िया बात है जो हेमंत कह रहे हैं कि निक्केई पर हम फोकस करते हैं, निक्केई 1% ही कमजोर है और इतनी कमजोरी हम पचा सकते हैं। और यही वजह आप देखिए सिर्फ 17 अंक नीचे दिख रहा है आपको निफ्टी और सिर्फ 38 अंक नीचे दिख रहा है आपको सेंसेक्स प्री ओपनिंग सेशन में। एक और स्टॉक का जहां पर एक्शन दिख रहा है रिजल्ट के दम पर वो है एनडीटीवी 2.5% मजबूत दिख रहा है, आईएफएल 1.5% मजबूत दिख रहा है। ये स्टॉक दो हैं जो एक्शन में नजर आ रहे हैं मुझे प्री ओपनिंग सेशन में। और हिंदुस्तान कंपोजिट की बात आपने की 12% ऊपर दिख रहा है, वॉल्यूम कम है लेकिन बड़ा मजबूत दिख रहा है। सिम्फनी एक और ऐसा स्टॉक है जो खबरों में है। वॉल माउंटिंग कूलर्स जो इन्होंने बनाए हैं उसके लिए ग्लोबल पेटेंट ये पेश करने वाले हैं, ये लेने वाले हैं, फाइल करने वाले हैं। सिम्फनी के शेयर पर भी नजर रखिएगा, यहाँ पर भी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं और काफी सारी एनबीएफसीज पर भी आज नजर होगी। देखना होगा किस तरह का वो प्रदर्शन दिखाते हैं। ये कूलर दीवार में लगेंगे, इसका मतलब ये इसका वो क्लाउड नाम से जो इन्होंने प्रोडक्ट निकाला है जिसके लिए ये ग्लोबल पेटेंट लगा रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा। मतलब एसी की तरह कूलर भी अब आप दीवार पे लगा पाएंगे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो जैसे विंडो एसी होता है वैसे विंडो कूलर भी अब आएगा। इंटरेस्टिंग। तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। काफी सारे शेयर हैं जो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर मिलने वाला है, लेकिन एक सेक्टर जो कमजोर है और हैवी वेट है वो है टेक महिंद्रा। देखिए कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। आईटी शेयरों में थोड़ा दबाव के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं इस समय। और आप देखिए टाटा मोटर्स कल जरूर रिकवर किया था लेकिन आज ये भी 0.5% नरमी के साथ खुलने के संकेत देता हुआ। ओके, तो ये है स्टॉक्स तमाम एक्शन में, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी 1.25% मजबूत दिख रहा है। इक्विटास 1.25% मजबूत दिख रहा है। इन स्टॉक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। ये तमाम एनबीएफसी कंपनियां एक्शन में रडार पर रहनी चाहिए। इक्विटास तो आज अपने नतीजे भी देने वाला है, लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे होंगे, उस पर नजर जरूर आप बनाए रखें, जमाए रखें। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। प्री ओपनिंग सेशन का संकेत 38 अंक नीचे सेंसेक्स, 17 अंक नीचे निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में एकदम शांत शुरुआत और बैंक निफ्टी 15 अंक नीचे आपको नजर आएगा। तो कोई खास बदलाव होगा इसकी संभावना कम है। हाँ, नतीजों के दम पर जरूर एक्शन दिखेगा और जिसमें टॉप लूजर दिख रहा है एमसेक्स 5% नीचे, हीरो मोटोकॉप 0.5% मजबूत दिख रहा है। नंबर्स की बात तो बाजार को नंबर्स ठीक लग रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और उस लिहाज से नंबर्स गिरे नहीं है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 60 अंक नीचे सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है, अब है 87 अंक नीचे। 100 अंक नीचे सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा है तो कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। 125 अंक नीचे सेंसेक्स और अब कमजोरी है 140 अंकों की सेंसेक्स में। हर टिक के साथ नीचे जाता हुआ 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में हो चुका है। 160 अंक नीचे सेंसेक्स और अब इस लेवल पर जाकर पहली टिक रुकती हुई नजर आ रही है। निफ्टी में देखिए 37 अंकों का नुकसान, ठीक उतना ही जितना आपको एसजीएक्स निफ्टी पे दिख रहा था। तो 7,700 के करीब खुलता हुआ निफ्टी, उससे थोड़ा सा नीचे कहा जा सकता है और नुकसान का जिम्मेदार है आईटीसी। 3% का बड़ा कट। हीरो मोटोकॉप 1.5% नीचे। टीसीएस 1.5%, टीसीएस क्यों गिरा है 1.5%? ये डोनाल्ड ट्रंप के ये सब जो कल से ही आप देखिए उससे माहौल खराब होता दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को देखिए ये कमजोर हुआ है। मेटल्स की बात आप कर रहे थे, सारे मेटल्स कमजोर हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, देखिए हर सारे के हम निफ्टी में बचे ही 2 हैं तो ये कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा बीपीसीएल 1% नीचे, लेकिन सबसे बड़ी कट आईटीसी से 3.5% का नुकसान। मजबूत क्या है? आईशर मोटर्स 0.5%, एचडीएफसी 0.5% और भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल और कुछ हद तक सरकारी बैंक बीओबी और एसबीआई दोनों ने की है आज पॉजिटिव शुरुआत में। वायदा कारोबार में बता दूं आईटीसी के अलावा जेपी एसोसिएट छोड़ दीजिए 700 रुपए का शेयर है। कावेरी सीड्स 2% नीचे है। हेक्सावेट 1% नीचे, यहाँ पर थोड़ा दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज भी आज तेजी से फिसला है, यहाँ देखना होगा क्यों इतनी गिरावट आ रही है।
हाई है। मजबूत शेयर बता दूं, सिंडिकेट बैंक, यहाँ पर इन्होंने सरकार को कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए हैं, ये खाली एक बुक एंट्री होती है, कोई खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन स्टॉक 1-1.25% मजबूत है। टीवीएस मोटर, डाबर थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, और पीसी ज्वेलर्स जो हेमंत आपने स्टॉक 20 में पूरा फोकस अक्षय तृतीया पर किया, उसका फायदा इस शेयर को जरूर मिल रहा है। या कई शेयर हैं जो थोड़ा बहुत मजबूती दिखा रहे हैं, पीसी ज्वेलर्स, टीबीजी जैसे स्टॉक्स 1-1.5% ऊपर हैं। आज अक्षय तृतीया जैसा कैनल भी कह रहे हैं कि सोमवार को उससे पहले कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन देखिएगा, नजर रखिएगा टाइटन के नंबर्स किस तरह से आते हैं, वही दरअसल आज पूरी ज्वेलरी सेक्टर का रुझान तय कर सकते हैं। तलवारकर्स के शेयर पर नजर रखिए, अच्छे नंबर्स के बाद 2% की तेजी, हिंदुस्तान कंपोजिट में 3% तक की तेजी, नोसिल के नंबर्स अच्छे, 1% मजबूत खुला है ये स्टॉक। आईआईएफएल होल्डिंग के नंबर्स भी अच्छे, ये भी देखिए 2% की मजबूती के साथ दिखा रहा है तेजी। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां बढ़त के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। फर्टिलाइजर शेयर भी थोड़ा सा मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं आपको। फैक्ट जैसे शेयरों में देखिए तेजी है। इक्विटास पर अनिल की नजर है, आप देखिए ये 1% की मजबूती के साथ इस समय खुलता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, नंबर्स तो इनलाइन आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने जिस तरह से गाइड किया है आगे आने वाले समय के लिए, उसको लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। नंबर्स में कोई खराबी नहीं थी, कोई अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज भी दरअसल नहीं देखने को मिला, इसीलिए लोग शायद यहाँ पर मुनाफा वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। 1% की गिरावट देखने को मिली है। देखना होगा आगे दिन में ये शेयर किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा लूजर आईटीसी, और अभी हम आपके सामने दिखाएंगे कंट्रीब्यूटर्स, तो आप देखेंगे कि आधी गिरावट तो कम से कम आईटीसी की वजह से आज देखने को मिल रही है। अच्छी बात बाजार के लिए अनिल ये है कि एचडीएफसी फिर से कम स्टेबल है, लाल निशान में नहीं है, और इस हफ्ते इस स्टॉक ने बड़ा सहारा दिया है। 2 पॉइंट का देखिए तेजी है। आईटीसी ये देखिए कंट्रीब्यूटर्स आ गए, 13 अंक की गिरावट इसी एक शेयर की वजह से आज देखने को मिल रही है। तो आधी गिरावट का जिम्मेदार आईटीसी के साथ साथ देखिए गोल्डफील्ड फिलिप्स भी गिरी है 4.5%। ये दूसरी कंपनी सिगरेट बनाने वाली, हालांकि वीएसटी में कमजोरी नहीं, लेकिन गोल्डफील्ड फिलिप्स में कमजोरी है। गोल्डन टोबैको भी देख लीजिए, ये एक और कंपनी है सिगरेट बनाने वाली, जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पर सेंटीमेंट के लिहाज से खराब असर होता दिख रहा है। 7,700 पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। मैं बता दूं आपको लो क्या बनाया हमने, निफ्टी पर बनाया है आज का लो 7695। तो ये पिछले 3-4 सेशन में हमने बार बार 7,700 से 2-4 पॉइंट नीचे जाने की जो एक वो ट्रेंड बना रखी है, आज भी वैसी हुई है। अब देखेंगे कि यहाँ से रिकवरी दमदार होती है या नहीं, वो बड़ा सवाल है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी को देखिए आधा % के आसपास कमजोर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी फ्लैट है। यहाँ पर उतनी कमजोरी है नहीं जितनी कमजोरी आपको दूसरी जगह नजर आएगी। चलिए अब मैं राय लूं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन भरपूर है आज के सेशन में, और जहां पर पोजीशन बनने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हीरो मोटोकॉर्प जो 1-1.25% कमजोर है, ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। नतीजे के बाद क्या शॉर्ट करना चाहिए, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय होगी हेमंत ठुकराल जी आपकी? देखिए अनिल जी, स्टॉक मेरे ख्याल खड़ा ही या स्ट्रांग या मतलब गिरा कम था नतीजों की वजह से, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इट इज बिकम मोर ऑफ सेल ऑन न्यूज। आप बाकी देखिए बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स वो काफी वीक हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल इसलिए हीरो मोटर्स आज थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। और अब स्टॉक को 2930 बहुत एक स्टिफ रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन पहले स्टॉक को कंफर्म वीकनेस करने के लिए 2835 2830 तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो 2830 के नीचे अगर जाता है तो और एग्रेसिवली कर सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 2930 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए, बिकॉज दैट इज अ लेवल जो मुझे लग रहा है हीरो मोटर को क्रॉस करने में प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है हीरो मोटो पर। भारतीय एयरटेल 1-1.25% मजबूत है, टॉप गेनर दरअसल यही है, जिस तरह से रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में अपने कुछ और एसेट्स बेच रहे हैं। ये बताइए फंडामेंटली ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? हालांकि खबरें काफी खराब आती हैं नए कॉम्पिटिशन्स को लेकर, अब आगे चलकर ऑक्शंस में इनको एग्रेसिवली शायद बिड करना पड़े, जिस तरह से कीमतें काफी ऊपर की रखी गई हैं। कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? यहाँ पर क्या खरीदारी करनी चाहिए महेश जी, या आपको लगता है अवॉइड श्रेणी में रखना चाहिए स्टॉक को? नहीं रादर हेमंत जी, मुझे लगता है रिजल्ट्स की और एक क्वार्टर के लिए एटलीस्ट राह देखनी चाहिए। डीलेवरेजिंग करना बहुत जरूरी है इनको बैलेंस शीट पे, और मैनेजमेंट का फोकस भी बहुत क्लियर है एस्पेक्ट पे। दूसरी बात, जैसे इनके केपेक्स प्लान्स है बिफोर रिलायंस जियो कम्स आउट विद दिस लॉन्च, काफी एग्रेसिवली केपेक्स कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं। तीसरा, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो 700 मेगाहर्ट्ज की प्राइसिंग बैंड्स है 11,300 11,400 पर मेगाहर्ट्ज के हिसाब से, आई थिंक दैट इज गोइंग टू ऑल्सो टेक अ टोल इफ दीज ऑपरेटर्स बिड फॉर दैट। चौथा, आई
थिंक जो कॉल ड्रॉप केस है उसका क्या आउटकम आता है, ये एक बेयरिंग लेता है अर्निंग्स पे। और पांचवा प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हाउ द डेटा रेवेन्यूज आर पैनिंग। हालांकि एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, डेटा रेवेन्यूज पर मेगाबाइट में गिरावट दिख रही है, एंड दैट कैन फर्दर एस्केलेट अगर रिलायंस जियो जब भी लॉन्च करता है एग्रेसिव प्लान से। हालांकि दैट इज गेटिंग ऑफसेटेड विद द काइंड ऑफ डेटा वॉल्यूम्स दैट भारती इज डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स देख के ही ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए। स्टेबिलिटी नंबर्स में आनी बहुत जरूरी है, और रिलायंस जियो के लॉन्च प्लान जब आते हैं आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिसरप्टिव काइंड ऑफ अ सिनेरियो इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। और इस बीच देखिए आप, बाजार ने 7,700 को निर्णायक तौर पर तोड़ा है, क्योंकि अब जिस तरह से कारोबार होता हुआ दिख रहा है वो थोड़ा डराने वाला। 200 अंकों का नुकसान अभी भी मैंने सेंसेक्स में देखा, अभी 175 अंक नीचे है, और आज का निफ्टी का लो 7678 यानी कि 7,700 से लगभग 22 अंक नीचे तक फिसला है। तो क्या 400 वाकई में एक अच्छी कमजोरी के संकेत आ चुके हैं 7,700 के नीचे, ये जानते हैं। राकेश जी बताइए, चार्ट देखकर क्या हो रहा है? अनिल जी, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं और इमीडिएट एक जो सपोर्ट निकल के सामने आ रहा था 7700 का, वो सपोर्ट टूटा है और मार्केट में गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती है। नीचे में 7650 एक नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां तक मार्केट गिर सकता है, उसको भी तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें, स्पेशली अगर आप लॉन्ग साइड में हैं तो। बिल्कुल, और कल का व्यू जो है राकेश का वो बिल्कुल सही था। आप देखिए कल जब बाजार रिकवर कर रहा था तब भी वो कह रहे थे ध्यान को बदलिए मत, मंदी का ही ध्यान रखिए, उछाल में बिकवाली करिए, और आज भी उस स्टांस पर बरकरार है। यहाँ पर प्रेशर और देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज अनिल काफी कमजोर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ अगले हफ्ते इसके नतीजे आने वाले हैं 12 तारीख को। ये शेयर नतीजों से पहले आज थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। राकेश, इसके चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखें तो चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं है, स्टॉक का चार्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और नतीजों से पहले अगर आप देखें तो कल स्टॉक ने 2950 का एक इमीडिएट सपोर्ट तोड़ा था। किसी तरीके की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए। अगर शॉर्टिंग करते हैं तो इमीडिएटली नियर बाय कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो उछाल पे ही बिकवाली करनी चाहिए। बिकवाली करने के लिए थोड़ा उछाल का इंतजार कर लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखिए 16,200 के आसपास का लेवल जो अहम है उससे थोड़ा सा नीचे फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक क्लियरली वैसा ब्रेकडाउन नहीं दिया जैसा निफ्टी ने कुछ देर पहले दिया, क्योंकि 16,186 के आसपास रुक गया, और कल का लो भी लगभग यही थे 16,193 का। बैंक निफ्टी थोड़ा अभी सपोर्ट करने की। आईसीआईसीआई बैंक अब तक ऊपर था, लेकिन देखिए वो अब नीचे आ रहा है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक आप जब बात कर रहे थे तभी देखिए हल्के हल्के नीचे आना वापस से शुरू कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक इस हफ्ते आप देखिए 9.5% की ये गिरावट दिखा चुका है। इसके चार्ट सब आपको कैसे लग रहे हैं? क्या ये वापस 200 के करीब जाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल हेमंत जी, 200 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। 220 का एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ा है। नतीजों के बाद से एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिला है। बट अगर बैंकिंग में पोजीशन लेनी है, जैसे हेमंत जी भी जिक्र कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक अगर रिवर्सल दिखाएगा, इंडसइंड बैंक रिवर्सल दिखाएगा, तो अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक 1030 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और 1026 का अगर लेवल कैश में टूटेगा तो मुझे लगता है गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1026 के नीचे इंडसइंड बैंक को बेचना चाहिए 1047 के स्टॉप लॉस के साथ। 1026 के नीचे इंडसइंड बैंक बेचे। ये प्राइवेट बैंक 3-4 मिलके जो रोके हुए थे, जो कितनी देर तक रोकेंगे वो देखने वाली बात। लेकिन एक चीज पक्की है कि गिरने की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही है, रुक रहे हैं बाजार यहाँ पर। अब कम से कम शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा हो सकता है इन लेवल्स में मिलता हुआ दिखे। नतीजे वाले शेयर जो बड़े कमजोर हैं, एमसीएक्स 4% नीचे, आरटी ड्रग्स ये 3-3.5% मजबूत है, हिंदुस्तान कंपोजिट 17-18% मजबूत हो गया। हिंदुस्तान कंपोजिट अब 1100-1000 रुपए का स्टॉक है, ज्यादा लोग ट्रेड तो करते नहीं, लेकिन मजबूत हो गया है जबरदस्त ये स्टॉक। और तलवलकर्स अब ये 5% मजबूत हो चुका है, तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। इन सारे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की तरफ है। तलवलकर्स पे अब 205-206 के आसपास क्या लेवल्स अहमियत रखते हैं ये बताएं राकेश, फटाफट चार्ट्स देखकर। इस तरीके से स्टॉक ने लेवल तोड़ा है तो मुझे लगता है ऊपर में 216-217 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज सर्टन है कि स्टॉक का एक बॉटम लग चुका है 186-187 पर। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, अपने लोस को नहीं तोड़ेगा, और ऊपर में 216-217 एक इमीडिएट लेवल्स हैं, और एक बार 217 के लेवल टूटेंगे तो एक बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है।
चलिए, तो तलवारकर्स के लिए ये राय आती हुई अनिल, रिको इंडिया फिर सर्किट 2% नीचे है इस समय। नहीं तो 2% का तो नहीं हो गया सर्किट, पता नहीं। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इस शेयर में। जिस तरह से 2 दिन हमने देखा था 5% के लोअर सर्किट यहाँ पर लगे थे और आज 680 शेयर का ट्रेड हुआ है। तो ये शेयर आप ध्यान रखिए। हमने आपको कल भी बताया था कि 26 मई से बीएसई ने कहा है कि ये सस्पेंड हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी और इनको 21 दिन का समय भी दिया है। जो अब कल तक इन्होंने किया तो 20 दिन का समय इनके पास है बताने के लिए कि 2 तिमाहियों के नंबर्स कैसे रहे थे। इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेकिन आईपीओ मार्केट देखिए गर्म है और थायरोकेयर और उज्जीवन की लिस्टिंग अगले हफ्ते देखना होगा किस तरह की होती है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफी सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन पराग मिल्क फूड को देखिए थोड़ा ठंडा रिस्पांस मिला है पिछले 2 दिनों में हमने देखा है। देखना होगा आज ये कैसा भरता है। एक बार राय ले लेते हैं। मयूरेश, आपकी क्या राय है? पराग में पैसा लगाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इसे? नहीं, मैं जैसे इसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं और जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, स्पेसिफिकली अगर हम घी और चीज की बात करें, वहां पे अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली FY15 और FY16 जो 9 महीने का एक टेंटेटिव नंबर्स हमें मिले हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो एक ग्रोथ है 60% के लगभग, आई थिंक घी से 28%, चीज से 20%, फ्लेवर्ड मिल्क से 5 से 6%। आई थिंक ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। जो कोर मिल्क का कारोबार है और जो इसके कॉम्पिटिटर्स भी है, प्रभात डेयरी, हैटसन एग्रो, हेरिटेज फूड्स, काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहता है। तो आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज और मार्जिन्स रहते हैं स्पेसिफिकली मिल्क बिजनेस से सबड्यूड रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस आईपीओ आई थिंक ये एक्सपेंशन कर रहे हैं प्लांट में, पूना में और आंध्र प्रदेश में। तो वहां पे आई थिंक उनका जो 40 MT का चीज प्रोसेसिंग था वो 20 MT से बढ़ेगा, अराउंड 60 MT। हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो मुझे लगता है आई थिंक एज द मार्केट ग्रोज फॉर चीज और इनका जो मार्केट शेयर है 32% का, इधर दे विल बी एबल टू मेंटेन दैट मार्केट शेयर और ग्रो दैट, लेकिन ग्रेटर पाई मिलेगा इन द हायर मार्जिन चीज एंड वैल्यू एडेड बिजनेस। तीसरी बात आई थिंक जैसे ये अपनी डेट रिड्यूस कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगे वो कम होंगे। एसेट टर्नओवर रेशियोज शुड लार्जली इंप्रूव फॉर दिस कंपनी। और वैल्यूएशन अगर प्रभात के साथ में कंपेयर करो तो काफी चीप है। इट्स ट्रेडिंग अराउंड 33 टाइम्स कंपेयर टू 48 टाइम्स। तो मुझे लगता है कि द स्टॉक शुड डू वेल। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स शायद इंप्रूविंग ट्रेंड पे है। तो मैं एक पॉजिटिव उम्मीद रखता हूँ स्टॉक से। चलिए, तो पॉजिटिव उम्मीद है पराग से। लेकिन प्रभात ने जब इशू लाया था, आपको याद होगा, तब एक बार अपना प्राइस बैंड को नीचे किया था और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये इशू भी थोड़ा महंगा है। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से जिस क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं और ऑप्शन लोगों के पास है, इसे अगर अवॉइड करें तो हर्ज नहीं है। मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो कंपनी के फंडामेंटल्स उसको देखते हुए, मतलब मैं तो पास कर दूंगा कि जाने दीजिए, एक छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा उज्जीवन में बनेगा। हम जोर जोर से कह रहे थे कि लगाइए पैसा, थायरोकेयर के लिए हमने कहा ही है। तो पराग मिल्क फूड अगर छोड़ दें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। और अगर लगाना ही है, अगर लगाना ही है तो फिर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से। लोग फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। देखिए तलवारकर की सेल्स जिस तरह से बढ़ी है, 7% तो भाग्य है। तलवारकर का शेयर देखिए अब 7.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोसिल में तेजी है। गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलरी शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आज थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये बताइए बंसल जी, कोई ज्वेलरी स्टॉक में इंट्राडे के लिहाज से क्या तेजी करनी चाहिए या रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि टाइटन के नंबर्स आने वाले हैं? कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट एक चीज सर्टन है कि चार्ट्स के लिहाज से, मीडियम टर्म चार्ट के लिहाज से ज्वेलरी शेयरों में टाइटन के लिए ऐसा लगता है कि वर्स्ट ओवर है। स्टॉक ने एक बेस बना लिया है और स्टॉक गिरावट पे टाइटन को खरीदना चाहिए। इंट्राडे के नजरिए से इस स्पेस को आज के लिए अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे के लिए अवॉइड करें तो बेहतर होगा। लेकिन एक स्टॉक जो मैं देख रहा हूं बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और वो है जेट एयरवेज। जरा हेमंत जी आप देखिए वायदा कारोबार में क्या हो रहा है। स्टॉक में 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 1.25% मजबूत है, जबकि क्रूड ऐसा मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर ही है, नीचे नहीं है। उसके बावजूद ये स्टॉक अच्छा भाग रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, ये स्टॉक थोड़ा सा मेरी राय अलग रही है। जहां पे मार्केट मुझे वीक ज्यादा लगी है, ये स्टॉक 615, 620 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेता रहा है और ये 645, 650 पे स्ट्रगल करा है इसने। बट मेरे ख्याल से क्योंकि अब वापस से उसी रेंज में आ रहा है जहां पे इसको बाइंग सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल इसको देखना चाहिए। 618 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया हुआ है, बट द डे इट क्रॉसेस 645, अगर 645 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट 670 का ही बनता है। तो फिलहाल तो थोड़ा सा साइडवेज रेंज में है। 600 आपका 617, 620 का सपोर्ट है और 645 का आपका रेजिस्टेंस है।
ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है जेट एयरवेज पर अच्छा प्रदर्शन आज कमजोर बाजार में ये शेयर दिखाता हुआ। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। मयूरेश, हेमंत, राकेश, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर शेयर्स और सेक्टर पर बाजार पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। 175 अंक की कमजोरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 50 अंक नीचे इस समय निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में और बैंक निफ्टी भी आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो हैं गिरने वाले शेयर और ITC सबसे ज्यादा कमजोर 2.5% की गिरावट दिखाता हुआ और इतनी तेजी दिखा रहा है भारतीय एयरटेल उस खबर के चलते जहां पर उन्होंने कहा है कि अपने टावर्स को कांगो में, रिपब्लिकन ऑफ कांगो में बेचेंगी ये कंपनी। और नस्बी के पहले दो स्टॉक्स में एक्शन है। सीमेंस मजबूत है 0.5%, वोकहार्ड अब फिसलता हुआ 2% नीचे। लेकिन बैंकिंग लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। नए नियमों के हिसाब लाइसेंस के लिए अर्जी कभी भी दी जा सकेगी और खास बात यह भी कि बड़े कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस नहीं मिलेगा। श्रेय इंफ्रा इस कंपनी के CMD हेमंत कनोडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इन्हीं गाइडलाइंस पर बातचीत करने के लिए। सर बताएं, इन गाइडलाइंस में क्या कुछ अच्छा लगा है आपको? देखिए, गाइडलाइंस अच्छा है क्योंकि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को ने खोल दिया है। लास्ट ईयर खाली 2 ही बैंक को लाइसेंस मिला था, तो अब ये नए बैंक को लाइसेंस मिलने का एक अच्छा ही उपाय है। जो भी लोग को लास्ट टाइम नहीं मिल पाया था वो लोग वापस अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली जो NBFCs जिनकी बिजनेस मॉडल में बैंकिंग होना अच्छा चीज रहेगा, तो हमारे भी एरियाज में हम लोग देख रहे थे, लास्ट टाइम भी अप्लाई किए थे, लेकिन उस समय खाली 2 ही बैंक को चूज किया गया था, 2 कंपनीज को। तो इस बार NBFCs को अलाउ किए हैं, तो देखते हैं पूरा डिटेल गाइडलाइन जब आने पर तो हो सकता है कि हम लोग भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप लोग अभी डिटेल्स गाइडलाइंस देखेंगे और आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे इन ऑन टैप बैंक के लिए। ये बताइए जो कंडीशंस रखी हैं वो क्या कड़ी रखी हैं इस बार? जो ड्राफ्ट आपने देखा है कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप क्या? इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। कल इवनिंग में ही ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है, तो अभी तो बोलना बहुत मुश्किल रहेगा। उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करके उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या सजेशंस RBI को दे सकते हैं जिसमें कि कुछ मॉडिफिकेशंस का जरूरत हो, लेकिन मोर और लेस तो ठीक ही लग रहा है। लेकिन सर जो एक में प्रोविजन पड़ रहा था कि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को लाइसेंस देने के फेवर में नहीं है RBI, उस पर आपका क्या कहना है? कि कुछ कंसिडरेशन होंगे कि वो इंडस्ट्रियल हाउसेस को लाइसेंस देना चाहते होंगे, प्रोफेशनल्स हैं जिनका एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल सेक्टर में, उन्हीं को देना चाह रहे हों। तो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए ये क्विक एनालिसिस देने के लिए इन बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस पर। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव बसिन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बसिन साहब, आपसे राय लूंगा बाजार पर, उससे पहले चूंकि बात चल रही है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस की, क्या लगता है NBFC कंपनियों को फायदा होगा और आपके हिसाब से कौन से पोटेंशियल दावेदार हैं इसमें और किन कंपनियों में फिर खरीदारी करनी चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत। हेमंत, बहुत पॉजिटिव मूव है। इट हैज स्प्रेड द कल्ट ऑफ बैंकिंग अक्रॉस द बोर्ड, और क्योंकि एक निश एरिया को पकड़ा है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, तो वो और भी बेटर होएगा। और हमें लगता है थोड़ी गाइडलाइन के लिए पूरा वेट करना पड़ेगा। कल ही आई है, हमने पूरा पढ़ा नहीं है। एज अ डिस्क्लोजर, इंडिया इन्फोलाइन विल ऑल्सो बी वन ऑफ द बेनिफिशरीज जिसका जो इसमें इस एम्बिट में आता है, तो मैं ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। ऑल आई कैन से इन द लॉन्ग टर्म इज दैट इट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। और जैसे हमें पता है कि हमारी GDP और ग्रोथ और बैंकिंग को यूनिवर्सल करने के लिए एक बहुत बड़े तादाद में बैंकिंग के और क्षेत्र और कंपनियों को आना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव मूव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। और जिस तरह से उन्होंने एक निश एरिया को स्पेसिफाई किया है यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए, वो और भी बेटर है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। ऑलराइट, तो काफी बड़ा पॉजिटिव है। बैंक लाइसेंसेस यहाँ पर RBI फिर से ऑन टैप देने का मन बना रही है। एक शेयर है जो आपके रडार पर होना चाहिए, ABG शिपयार्ड। देखिए पिछले 3-4 दिन का अगर आप इसका चार्ट उठाकर, तो किस तरह से ये शेयर गिर रहा है। ABG शिपयार्ड बड़े डेट में फंसी हुई है ये कंपनी, और कोशिश थी इस कंपनी की कि एक फाइनेंशियल किसी कंपनी को ये अपने पास पैसा मंगाए, हिस्सेदारी बेचे, और अब आप देखिए लग रहा है कि लेंडर्स इसको कंट्रोल करेंगे।
7 दिन में 30% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज भी देखिए बड़ा कट यहां पर आता हुआ लोअर सर्किट लगने के बिल्कुल करीब है ये कंपनी। तो इस शेयर पर नजर रखिएगा, हम विस्तार से इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन भसीन साहब, आपका व्यू इस समय मार्केट पर क्या बन रहा है? ग्लोबल मार्केट्स ने काफी दिक्कत पैदा कर दी है भारतीय बाजारों के लिए। कब तक ये मामला सुलझता हुआ नजर आएगा, आपको क्या लग रहा है? हाँ हेमंत, हमने ये 28-29 को लगा था कि सेल इन मे एंड गो अवे होल्ड ट्रू कर सकता है, और जैसे आपने देखा, आपने जिक्र भी किया, ग्लोबल मार्केट्स एक अच्छे करेक्शन के मोड में है। इंडिया अभी थोड़ा साधारण ही है, लेकिन हमें लगता है 75,500-7600 जरूर जाएगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 16,100 16,200 के रेंज में आ सकता है। तो वहां पे अच्छी सपोर्ट आएगी, वहां पे बाइंग भी आएगी। लेकिन आपको दिख रहा है कि इंडिया इज एन आउट परफॉर्मर इन दिस फॉल, और ये हो सकता है रहे। तो हमें लगता है कि अभी टाइम बाउंड, रेंज बाउंड करेक्शन चलेगा, अगले हफ्ते तक चलना चाहिए। वहां पे हमें लगता है ये मौका है, जो आदमी रह गए हैं साइड लाइन पे, उनको अपनी स्टॉक सिलेक्शन करनी चाहिए, और वेट और जैसे उनके भाव और उनको कन्विक्शन आए, वो आइडियाज या वो स्टॉक्स लेने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है जून का महीना काफी अच्छा होएगा शेयर बाजार के लिए। मई थोड़ा साधारण महीना हो सकता है। ओके, तो मई में खरीदारी करने के मौके देखें जब बाजार कमजोर हो, और उसका फायदा मिलेगा आपको अगले महीने जून में, ये मानना है। लेकिन खरीदारी किन लेवल से करना ज्यादा सेफ रहेगा? क्योंकि देखिए वसीम साहब, ऊपरी स्तरों से लगभग 300-325 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो गया, नीचे आ गया। अब क्या थोड़ा और करेक्शन का इंतजार करें कि 7,500 के आसपास या 7,200 के आसपास, या ये 7,700 भी ठीक लेवल है? हाँ अनिल, ये एक मुश्किल विवरण है, क्योंकि मार्केट रोज थोड़ा वॉलेटाइल है। कल आपने देखा बहुत स्ट्रांग पुल बैक आया 4-5 दिन के बाद, लेकिन हमें लगता है 7515-16 जो एक स्विंग लो था, वो नहीं टूटेगा इस फॉल में। तो अगर आप उसको एक बैरोमीटर लेंगे तो क्लोजर टू 7600 एंड बिलो बहुत अच्छा टाइम है लेने के लिए। हाउएवर, अगर आपको अपने स्टॉक्स लगते हो कि वो ज्यादा करेक्ट होकर आपके भाव के पास आ गए हैं, मे बी एट 7650 और 77, तो आप उसमें एक बाइंग का मोड बना सकते हैं। बहुत अच्छे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो करेक्शन मोड में हैं, और हमें लगता है ये एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन रिटर्न 2-3 दिन में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम ये लेके चल रहे हैं कि अगले महीने से ये मार्केट में वापस रिवाइवल आएगा, मॉनसून की बेटर फोरकास्ट आएगी, कॉर्पोरेट रिजल्ट सारे प्ले आउट करेंगे, और जैसे हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी आजकल ज्यादा कमोडिटीज की वजह से है, जिनमें बहुत स्टीप रनअप आया था, वहां पे अब कूलिंग डाउन आ रही है। तो स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक आपने जैसे कहा, हमें लगता है 7515 नहीं टूटेगा, तो 76, 76.5 से डाउनवर्ड आप 75.5 तक अक्यूमुलेशन कीजिए। ऑलराइट, तो 7515 नहीं टूटेगा, 7600 के नीचे खरीदारी करनी चाहिए, यानी यहाँ से 90 अंक नीचे और जाए तो बेहतरीन मौका होगा। तो शॉपिंग लिस्ट तैयार रखनी चाहिए, और भसीन साहब से बढ़िया और कौन बता सकता है। भसीन साहब बताइए, क्या खरीदेंगे अगर बाजार थोड़ा सा और कमजोर होता है तो? हाँ देखिए हेमंत, एक तो दिग्गज बैंक जो जिनके रिजल्ट स्टैंड आउट थे, उनमें 2 नाम आते हैं प्राइवेट बैंक में, यस बैंक और इंडसइंड बैंक। वो हमारी बहुत अच्छी बाइंग लिस्ट पे है, टॉप ऑफ द पिक्स हैं। सेकेंडली, हमें लगता है कि 2016 का सेकेंड हाफ विल सी आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन। तो रियलिटी कंस्ट्रक्शन में हमारे 2 बहुत दिग्गज पिक्स थे, एनबीसीसी और गोदरेज प्रॉपर्टी, हम उन पे ओवरवेट हैं। लेकिन उनमें और हमने नाम शामिल किया है प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा डेवलपर्स, और कंस्ट्रक्शन में हमारे को नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एनसीसी, और आपका इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों कंपनीज ने दिखाया है कि वो अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करके रिड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया बुल ने रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए, उन्होंने डेट को शार्पली रिड्यूस किया है, और साथ में एनसीसी अपने काफी रोड प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी बेचने के प्रोसेस में है। हमें लगता है रिटर्न ऑन इक्विटी आने वाले साल में बहुत अच्छा होएगा। तो ये 4-5 स्टॉक्स हमारे टॉप पिक्स है। यहाँ पर रियल एस्टेट शेयरों में एक अच्छी तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन 2 व्हीलर कंपनी के अब सबके नतीजे आ गए हैं सर, आयशर, हीरो, बजाज और टीवीएस। इनमें से रैंकिंग ऑर्डर में ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे बेस्ट क्या है?
हाँ, तो अनिल, यहाँ देखने वाली चीज ये थी कि आइशर ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन किया है और गाइडेंस भी अच्छी दी है, लेकिन हमें लगता है आइशर सबसे महंगा शेयर है। लेकिन आई थिंक अगर ओवरवेट होना है तो आइशर मोटर पे हुई है। अगर इस करेक्शन में 18,500 के करीब आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा लेने का मौका है। तो आइशर मोटर इज आवर टॉप पिक, उसके बाद हीरो मोटो और उसके बाद बजाज। हीरो मोटो ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन हमें लगता है जो गाइडेंस उन्होंने दी है कि कमोडिटी प्राइसेस के अपमूव से मार्जिन मेंटेन नहीं होने पाएंगे, तो हमें लगता है ये पीक हो गई है प्राइस एज पर एज प्राइस एंड मार्जिन परफॉर्मेंस, और यहां से हमें लगता है थोड़ा डाउनटर्न ही आ सकता है। और बजाज ऑटो की गाइडेंस वेट करेंगे कि उनका एक्सपोर्ट कंटेंट कैसे इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट काफी बड़ा मायने रखता है इन देयर सेल्स। और एफएमसीजी कंपनियों से जितना डर लग रहा था भसीन साहब कि ये कंपनियां खराब प्रदर्शन दिखाएंगी, पतंजलि का इम्पैक्ट दिखेगा, वॉल्यूम ग्रोथ तो कम से कम देखकर ऐसी नहीं लग रही है। जो नंबर्स आ गए हैं अब कंपनियों के, घरेलू कंपनियों के, डाबर, मारिको, इमामी के नंबर्स अच्छे दिख रहे। आपको कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? नहीं, हमारा इनमें से इन शेयरों पे इक्वल वेट ही है। हम सोचते हैं पतंजलि के रिजल्ट्स अभी नेक्स्ट हाफ में जरूर इम्पैक्ट करेंगे। जैसे हमने देखा कॉलगेट से भी गाइडेंस आई है और बाकियों ने पॉजिटिव गाइडेंस दिए, नंबर दिखाए, लेकिन मुझे लगता है एक थोड़ा सा लर्किंग फियर है। हमारा टॉप पिक यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, जिसने अभी 2350 से बड़ा शार्प रनअप दिखाया 2600 पे, और हमें लगता था ये जो अटकलियां लगी हुई थी विजय माल्या और डाइजो के बारे में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और हमें जहां तक हमारा अनुमान है, हमें जरूर लगता है कि डाइजो विल कम आउट विद एन ओपन ऑफर जो 3100 रुपए से ऊपर हो सकता है। तो हमारे हिसाब से कहीं भी डिक्लाइन मिले, यूनाइटेड स्पिरिट्स इज द बेस्ट एफएमसीजी पिक, जो कंजम्पशन साइड पे है, जो लिकर मार्केट पे है, फास्ट ग्रोइंग मूविंग कंज्यूमर्स पे है, और बेवरेज मार्केट जहां पे उनका काफी मार्केट शेयर है, वो हमें लगता है सेकेंड हाफ में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाएगा। सो फॉर अस यूनाइटेड स्पिरिट्स इन द एफएमसीजी इज अ टॉप पिक। और डीलिस्टिंग का जो बात पहले बाजार करता था, वो आपको भी लगता है हो सकता है ओपन ऑफर आता है तो? हाँ, हमें लगता है 3100 से ऊपर ही होएगा ओपन ऑफर, और उसकी अटकलियां लग रही हैं, तभी हम सोच रहे हैं। लेकिन देखिए हेमंत, इसको आप 6 महीने या ओपन ऑफर के लिए मत लीजिए। ये शेयर की ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी इन द नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर, जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, जैसे आपकी मिडिल इनकम राइजिंग होती है। और हमें पता है अब इंडिया इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एक्स बाकी देशों को छोड़ के इन द अल्कोहल कंजम्पशन मार्केट। तो ये जो ब्रांड है, इसका कोई मुकाबला है नहीं, और हमें लगता है ये आगे जाते हुए बहुत दावेदार होएगा मार्केट शेयर। हमें तो 5, 6, 7 हजार रुपए का भी टारगेट कम लगता है इन द नेक्स्ट 5, 7 ईयर्स। ओके, एक और स्पेस जो काफी मजबूत दिख रही एविएशन शेयरों की, जेट एयरवेज देखिए आज फिर से मजबूत है। स्पाइस जेट भी निचले स्वरों से खरीदारी दिखाता है। इंटरग्लोब के भी नतीजे ठीक ठाक थे उम्मीद के मुताबिक। क्या ये सेक्टर अभी भी निवेश के लायक है? यदि हाँ तो फिर बसीर साहब बताएं आपको क्या पसंद है? अनिल, हमने ये अवॉइड किया इस क्षेत्र को। हम सोचते हैं रेगुलेटरी प्रोसेसेस, और हमारा जो व्यू था आपको याद है फरवरी में कि क्रूड विल बी ऑन अ पुल बैक। तो क्रूड जो एक टेलविंड था एट $30, अब एक हेडविंड है, क्योंकि क्रूड इज डिफाइंग मार्केट लॉजिक, और क्रूड घट नहीं रहा जैसे बाकी बाजार और कमोडिटीज घट रहे हैं। और हमें लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्रूड एक्चुअली $55 तक होने की संभावना है। तो उसको लेते हुए और रेगुलेटरी प्रोसेस को लेते हुए हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड। और सर आईटीसी हैवीवेट निफ्टी का पिछले कई दिनों से देखिए कमजोर हो रहा है। आज भी अब इनका प्लांट बंद करने की इन्होंने बात कही है, कह रहे हैं पेट्रोल वार्निंग को लेकर जब तक मसला सुलझ नहीं जाता तब तक इनका प्लांट बंद रहने वाला है। आईटीसी पर क्या व्यू है? 300 के पास आ गया ये? हाँ, ये एक और दिग्गज स्टॉक है, क्योंकि हमें लगता है ये जो सिगरेट के ऊपर जो वाद विवाद है सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, और जो कर्नाटका ने करना है हाई कोर्ट ने, हमें लगता है दे विल फाइंड एन एमिकेबल सोल्यूशन। क्योंकि आपको देखना है कि एक्साइज ऑन सिगरेट्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर स्टेट। तो हमें लगता नहीं कि ये ज्यादा देर इसकी टिप्पणी रहेगी, कोई ना कोई जरूर एक समझौता निकलेगा, और दोनों पार्टियों का उसमें फायदा होना चाहिए। तो आई थिंक आईटीसी 300 रुपए के पास आए एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ता है। बट जिस तरह की सेल्स और ग्रोथ टारगेट है आईटीसी का, और जिस तरह से उन्होंने पुराने टाइमों में भी ऐसी उलझनों को सुलझाया है, हमें लगता है आईटीसी एट 300 ये जो
मौका है 300 305 का, ये बहुत एक आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमारा एक साल का व्यू इसमें 360 से लेकर 375 का है। ओके, 360 से 375 है और इस कमजोरी में आप करें खरीदारी। आईटीसी में ये राय है भसीन साहब की। और स्टॉक देखिए निचले स्तरों पर थोड़ा स्टेबल हुआ है और रिकवरी देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आईटीसी में 306 का लो लगाया है और उसके बाद लगभग 5-6 रुपए यानी कि 2% की रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। और हेक्सावेयर का शेयर देखिए कल 6-7% नीचे खुल के एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। आज फिर से देखिए सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर एफएनओ में ये है, तो कल शायद शॉर्ट कवरिंग का सहारा इसे जरूर मिला था, आज फिर से दबाव दिखा रहा है। वसीम साहब, मिड कैप आईटी कंपनियों ने तो बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया है इस बार, जितनी कंपनी के नतीजे आप उठा के देख लीजिए, और दिग्गज आईटी कंपनियों को भी अब शायद डोनाल्ड ट्रंप का डर लग रहा है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस उभरती हुई स्थिति को, और आईटी कंपनियों पर क्या राय है कि यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किन कंपनियों में? हाँ, बहुत अच्छा आपने टिप्पणी दी है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो सचमुच आईटी कंपनियों पे काफी दबाव पड़ेगा, वीजा और बाकी क्षेत्र में। और आईटी जो है एक महीने से आई थिंक इट हैज लॉस्ट इट्स शीन। यहाँ पे काफी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कह रहे हैं आगे 2-3 साल में आउटसोर्सिंग इतना बड़ा थीम रहेगा नहीं और काफी इसमें डाउनसाइजिंग आ सकती है। साथ में आपने जैसे कहा, हाँ यू आर करेक्ट, मिड कैप आईटी ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया इन अ बिग वे। हमारी भी आशंका थी, हमारा भी उम्मीद थी, हमने माइंडट्री, टाटा एलेक्सी ऐसे शेयरों में काफी इन्वेस्ट करवाया था और अभी भी होल्ड करते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन है। कैन इट बी अ सीजनल 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर इफेक्ट, हमें लगेगा अगले क्वार्टर से पता लगेगा। लेकिन एज अ होल आईटी अभी एक वीक ट्रेजेक्ट्री में है और हम अभी लेने का कोई निवेश करने का कोई आइडिया अभी नहीं देंगे। हम वेट करेंगे कि एक क्वार्टर की पॉजिटिव गाइडेंस आए और साथ में स्टेबिलिटी ऑन अर्निंग्स आए, जहां मार्जिन एक्सपेंशन हुए, तभी इनमें पैसा डालने का सुझाव देंगे। ओके, बाटा एक और स्टॉक है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह सुबह बाटा में अच्छा एक्शन दिख रहा है। 2.5% 2.25% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर 5% से ज्यादा बढ़ा है। 1 लाख शेयर नए जुड़ गए हैं, तो तेजी की पोजीशन आज सुबह सुबह ट्रेडर्स बाटा में बना रहे हैं। क्या कोई रीजन आपको नजर आता है या फिर कोई मौका दिखता है खरीदारी करने का, वसीम साहब? हाँ अनिल, बाटा में मैंने देखा है लास्ट हफ्ते 10 दिन से काफी एक उत्साह आई है और अच्छे हाथ उसमें बाइंग कर रहे हैं। हो सकता है ऑन द बैक के रिजल्ट्स बेटर हों। बाटा एक बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड प्ले ऑन द बैलेंस शीट है, जहां पे ब्रांड इज अ वेरी वेरी ओल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट राइड। प्लस बाटा ने कॉन्ट्रैक्ट मर्चेंडाइजिंग का एक बहुत अच्छा फेरबदल किया था इन द लास्ट 1.5 ईयर्स। आई थिंक उसके रिजल्ट्स अब शायद प्ले आउट करेंगे ऑन मार्जिन। थर्डली, आपको पता है बाटा में एक लैंड बैंक की भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, जो इसकी अटकलियां हर 6 महीने में एक बारी बनती हैं, और उस कारण से हमने देखा कि रियलिटी सेक्टर में अच्छी तेजी आई है, तो बाटा में भी उसका एक पार्ट होने से शायद तेजी आई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेन चीज इंपैक्ट होगी जो मार्जिन आएंगे ब्रांड पे, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट मर्चेंडाइजिंग उन्होंने शुरू किया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन द क्वार्टरली नंबर। ओके, चलिए बाटा के शेयर पर रखिए नजर। अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। पिछला क्वार्टर बाटा के लिए अच्छा रहा था, उससे पहले हालांकि डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा था, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन यही कि शायद इस बार भी नंबर्स अच्छे आए। पोजीशन तो वैसी बनती दिख रही है। 2.5% स्टॉक मजबूत हो गया। देखिए एक और स्टॉक जिसमें पोजीशन बन रही है वो यूपीएल 2% मजबूत है और 3% ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर बढ़त है। यहाँ पर वक्त है वसीम साहब से विदा लेने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, तमाम सेक्टर और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। 7,700 पर फिर आता हुआ निफ्टी, थोड़ी रिकवरी के संकेत आते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कोई खास नहीं। 125 अंक नीचे अब भी सेंसेक्स है। और अब बात करेंगे आईआईएफएल के नतीजों की। वक्त है बोर्ड रूम का। आईएफएल होल्डिंग्स ने अच्छे नतीजे पेश किए। मार्च तिमाही में मुनाफा बढ़कर पहुंचा है 136 करोड़ रुपए और वहीं आय में 10% से ज्यादा की बढ़त। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ प्रबोध अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि बीती तिमाही में लोन ग्रोथ आपकी कैसी रही और क्या किसी सेगमेंट में कहीं कोई चिंताएं दिख रही है आपको? देखिए, हमारी लोन ग्रोथ थी 21% फॉर द फुल ईयर, और ये जो ग्रोथ है वो 3 जगह से ज्यादा आई है: मॉर्गेज, रिटेल, कमर्शियल व्हीकल और एसएमई। और हमारी जो ग्रोथ स्लो हुई है वो है लार्ज बिल्डर लोन्स और गोल्ड लोन्स।
और तीसरी कैपिटल मार्केट, ये 3 जगह स्लो है। बिल्कुल, तो कैपिटल मार्केट्स में ग्रोथ स्लो है, जाहिर सी बात है। शेयर बाजार ने जिस तरह से का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन सर ये बताइए एसेट क्वालिटी पर आरबीआई के जो नए नियम आए थे, इसके चलते किसी तरह का असर देखने को मिला है? तो एक बार थोड़ा बढ़ेगा एनपीए, जब हम 150 दिन से 120 डे जाएंगे इस क्वार्टर में, तो 20 से 25 या बेसिस पॉइंट का ग्रॉस एनपीए बढ़ना चाहिए, बट दैट इज वन टाइम जंप विल सी। बट उसके बाद सेकेंड क्वार्टर से फिर वापस हमको उम्मीद है कि वो वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारी रिकवरी साइकिल जो अभी है 150 दिन के हिसाब से है। जब 120 दिन में जाएंगे तो हम रिकवरी साइकिल टाइटन करके इसको ले आएंगे, तो ये जो बढ़ेगा वो हमारे सेकेंड क्वार्टर तक वापस आ जाना चाहिए। अच्छा अग्रवाल साहब, ये भी बताइए कि हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में किस तरह की ग्रोथ दिखी है इस बार आपके इस तिमाही में? तो हमारा हाउसिंग फाइनेंस ग्रोथ, मॉर्गेज रिटेल, वो सेगमेंट 89% वाई ग्रोथ है, वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। उसमें हमको माने कि बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट दिखते हैं, रिस्क भी कम है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे हैं। उसमें हम सारे सेगमेंट में जा रहे हैं। एक तो रेगुलर होम लोन है जो कि सैलरी क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड को दिया जाता है। दूसरा हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी जा रहे हैं, और हम उसमें जो थोड़े से जो इनफॉर्मल इनकम वाले सेगमेंट है उसमें भी जा रहे हैं। तो काफी सारे होम लोन में प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज को टारगेट करते हैं। ये बताइए आगे चलकर कंपनी की विस्तार योजना क्या है और किस तरह की पूंजी जुटाने की योजना भी है आपकी? फंड रेजिंग का अभी देखेंगे तो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी जो है, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 17.7% है, और उसमें टीयर 1 है 11.7। तो ये दोनों ही काफी कंफर्टेबल है। तो इमीडिएट ऐसे कैपिटल की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इस साल में FY17 में हम कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो देखेंगे जैसा अपॉर्चुनिटी आएगी उसके हिसाब से हम इस साल कैपिटल रेज करेंगे। अच्छा अग्रवाल साहब, एक और चीज जो मैं देख रहा था, तिमाही दर तिमाही और साल दर साल आपके दोनों ही लिहाज से कंपेयर करें तो मार्जिन में थोड़ी कमी आई है। अब ये क्यों कम हुए, क्या वजह है इसकी? तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.1% है। मार्जिन कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर। मार्जिन इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमारा एसेट मिक्स चेंज हो गया है। हमारे एसेट मिक्स में थोड़े लो यील्डिंग लोन्स का प्रोपोर्शन बढ़ गया है, और जो हाई यील्डिंग लोन्स थे उनका प्रोपोर्शन कम हो गया है। हाई यील्डिंग लोन्स जैसे कि बिल्डर लोन्स है और गोल्ड लोन्स है, इन दोनों का प्रोपोर्शन कम हो गया, और बाकी जैसे मैंने आपको बोला मॉर्गेज रिटेल या दूसरे प्रोडक्ट्स जो है कमर्शियल व्हीकल एसएमई, इनका यील्ड उनसे कम है। इसलिए ये हमारा कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है ताकि हमारा थोड़ा सा पोर्टफोलियो डी रिस्क हो, भले ही हमको थोड़ा भी मार्जिन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है, जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं। ये बताइए कब तक आप अपने पोर्टफोलियो से और हाई यील्डिंग लोन्स को कम करते हुए नजर आएंगे, और आगे लोन मिक्स किस तरह से रहने वाला है? ये भी बताइए कि कॉस्ट ऑफ फंड्स आपका इस समय कितना है? हाँ, नहीं तो हमको उम्मीद है कि मार्जिन इस लेवल पे स्टेबल होने चाहिए, और माने हमारे कुछ अच्छे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट भी हैं जो कि जैसे कि कमर्शियल व्हीकल और एसएमई, और हमको और हमारा फंडिंग कॉस्ट भी अभी गिर रहा है। पूरा जो जैसे आरबीआई ने जो भी रेट कट किया उसके हिसाब से बैंक्स ने सारे अपने के रेट कट किए नहीं हैं, तो हमको अभी फंडिंग कॉस्ट अभी और गिरने की उम्मीद है हमारी। तो आई थिंक मार्जिन्स इस लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और बाजार 7,700 के आसपास रुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है उसके नीचे, और 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद और लेकर आएंगी सौदा आपका कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।